हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस में आपका सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट क्राउन पब्लिकेशन का न्यू बुक है और इसे आज स्टार्ट किया जा रहा है। आज फर्स्ट सेट होगा। यह क्राउन पब्लिकेशन का है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग इसे अच्छे से देखें, सेट मारें। आप लोग अपने अपने को आंकें कि कितना हम बना पाते हैं इस सेट में, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सेट में हमें इतना प्राप्त हुआ है अंक। तो आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट 1 क्राउन पब्लिकेशन का। पहला क्वेश्चन है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां का नाम था क्या? एक खुर्रम था, खुर्रम। फिर औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब ने क्या बनवाया था? तो यह बीबी की मकबरा बनवाया था। और बीबी की मकबरा कब बनवाया था? तो 1667 में, 1678 में, 1678 में यह बीबी की मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। फिर अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। चलिए, आप लोग को हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा। अब आप लोग ध्यान से इसे देखें। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने करवाई थी और यह 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में हुआ था। समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। यह गुप्त वंश का महान शासक था। समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का महान शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अशोक देख लीजिए। अशोक को बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। फिर देखिए 3 नंबर है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह 22 अक्टूबर को हुआ था लड़ाई, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। और यहाँ पे जो बक्सर की तरफ से इसमें था मीर कासिम था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और यह मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। यह तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज को बताएं आपको कि हेक्टर मुनरो, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन सेनानायक था? तो यह हेक्टर मुनरो था। देखिए 1773 है। ये 1773 क्या है? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट, पारित हुआ था 1773 में। आगे देखते हैं 4 नंबर देखते हैं कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में है। तो कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और यहाँ देखिए लखनऊ, तो लखनऊ में देखिए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। चलिए आगे देखते हैं 5 में देखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा, तो दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन है। सुंदरवन जो आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। और पश्चिम बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा, तो यह नर्मदा को कहा जाता है। और नर्मदा जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए कावेरी जो है, कावेरी कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में बहती है कावेरी। साबरमती, यह साबरमती जो है कि
राजस्थान में और गुजरात में यह प्रवाहित होती है। गोदावरी आपको प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो पहला किसान आंदोलन कहाँ से हुआ था? चंपारण से शुरू किए थे। पहला किसान आंदोलन था चंपारण से। अहमदाबाद में देखिए, अहमदाबाद में मिल मजदूर हुआ था। मिल मजदूर 1918 में 1918 में मिल मजदूर अहमदाबाद में शुरू हुआ था। और बारदोली में क्या हुआ था? बारदोली भी सत्याग्रह हुए थे। बारदोली में भी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ भी एक आंदोलन हुआ था। तो यहाँ बारदोली में जो हुआ था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 8 में देखते हैं कि नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो यह लखनऊ में है। लखनऊ में क्या है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है आपको 11 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हेम्योपैथिक दिवस। विश्व हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। चलिए आगे देखते हैं। अलकायदा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? अलकायदा जो है किस देश की आतंकवादी संगठन है? तो अलकायदा जो है ना अफगानिस्तान के है। अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है अफगानिस्तान की है। और पाकिस्तान के लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के है। लश्कर तैयबा। फिर आगे देखते हैं 11 नंबर कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए देखिए, बहरीन जो है, बहरीन की राजधानी मनामा है। मनामा। थाईलैंड के बैंकॉक है। लेबनान के बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत, थाईलैंड की बैंकॉक, बहरीन के राजधानी मनामा। और फिनलैंड जो क्या है? फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। आगे देखते हैं ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक जो है किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो यह जो है आपको नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज क्या है? ऑरेंज बुक है। फ्रांस का क्या है? तो फ्रांस को क्या है? येलो बुक है। येलो बुक है। इटली के क्या है? इटली के ग्रीन बुक है। इटली का ग्रीन बुक है। इटली का ग्रीन बुक है। तो इसे याद कीजिए, ऑरेंज बुक नीदरलैंड, फ्रांस येलो बुक और इटली ग्रीन बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 13 नंबर है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो यह पंडित रविशंकर हैं। कब? तो 1999 में 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था संगीत के क्षेत्र में। देखिए बिस्मिल्लाह खां को भी मिला है। तो बिस्मिल्लाह खां को कब मिला है? 2001 में मिला है बिस्मिल्लाह खां को। देखिए पंडित बिरजू महाराज जो हैं, ये पंडित बिरजू महाराज एक कथक नृत्य से संबंधित हैं और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो बिरजू महाराज कहाँ के हैं? कथक से संबंधित है, कथक नृत्य से, और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए गौतम बुद्ध, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। बोधगया में क्या हुआ था? तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 15 नंबर है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था। तो यह पारित आपको किया गया था 86वें संविधान संशोधन। कितना? 86वां संविधान संशोधन में पारित किया था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह 2002 में 2002 में हुआ था। यहाँ देखिए 92वां संविधान संशोधन में क्या है, तो यह हुआ था 2003 में। और इसमें क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 में। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की हुआ था तो यह अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में कब? 1600 में। 1600 में। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। इसी के समय में हुआ था स्थापना जो हो सके इसका ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था, 1707 में। और यहाँ देखा जाए जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 में। बाबर की मृत्यु 1530 में। इसे याद रखिएगा, आप लोग को जितना चारों ऑप्शन है सभी को डिस्कस किया जा रहा है और आप लोग के लिए बेहतरीन साबित होगा एग्ज़ाम में। और बहुत अच्छे, ये मत सोचिए कि इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को अगर 4 ऑप्शन को ही अगर सोल्व किया जा रहा है तो आपको समझिए कि लगभग 200 क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है। क्योंकि हिंदी का तो नहीं और मैथ का नहीं, 4 ऑप्शन का होगा, लेकिन जो ये जीके जीएस ये सब का किया जा रहा है तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सेट लगाएं। हम यही बोलेंगे बार बार कि जितना भी अगर नंबर आता है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमें कितना आ रहा है। चलिए अपने आप को आंकिए। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा है। देखिए वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है। और वित्तीय आपात की जो उल्लेख किया गया है संविधान के कितना में किया है? वित्तीय उल्लेख 360 में, और 360 में किया गया है और यह अभी तक नहीं लगा है, एक भी बार नहीं। ये सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान यह आपको परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। चलिए आगे देखते हैं 20 का कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन आपको भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है, नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 में किया गया है। तो 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? 3 में कौन सी है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। तो इसी तरह आप लोग याद कीजिए। आगे देखते हैं 21 नंबर कि समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था। तो समुद्री मार्ग से नाविक कौन था जो पहले सबसे खोज किया था भारत को? तो यह पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल। यह पुर्तगाल कब आया था भारत में? तो यह 14 मई 1498 को आया था। 14 मई 1498 को आया था। उसका नाम क्या था जो नाविक आया था? वास्को डिगामा आया था। और यहाँ देखिए डच कब आया था? तो डच देखिए 1602 में आया था डच। और इंग्लैंड कब आया था? इंग्लैंड आया था आपको 1608 में।
ये सब व्यापार के उद्देश्य से आया था। अंग्रेज जो है 1608 में व्यापार के उद्देश्य से आया था, जो सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। चलिए देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागल जो है ना आपको सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी। और सतलज नदी है कहाँ? पंजाब में। सतलज नदी पंजाब में है। देखिए रावी नदी कहाँ है? तो यह हरियाणा में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी, ठीक। और देखिए यहाँ पे सिंधु कहाँ से निकलती है? तो सिंधु तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर से। ब्यास कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में ही बहती है नदियाँ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके कि दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो गोपुरम है। क्या है? गोपुरम। इसे को विमानन भी कहते हैं। क्या? विमानन भी कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर कि किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो नौसेना किसके पास था? यह चोल राजवंश के पास था। नौसेना जो सबसे ज़्यादा था यह चोल वंश के साथ था। और चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय था। राष्ट्रकूट देखिए, राष्ट्रकूट के कौन था? तो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था। अब पल्लव वंश का कौन था संस्थापक? पल्लव वंश का सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था। और चालुक्य वंश कौन था? पुलकेशिन प्रथम जो था, पुलकेशिन प्रथम, यह बहुत ही महानतम शासक था चालुक्य वंश का। चलिए आगे देखते हैं 25 का। पारसिया किस देश का पुराना नाम है? पारसिया जो है किस देश का पुराना नाम है? तो पर्सिया जो है ईरान का पुराना नाम है। ईरान का। इसका राजधानी बताए थे बहरीन का मनामा, और कुवैत सिटी की राजधानी बताए थे कुवैत सिटी। इराक का बताए थे बगदाद। इराक के राजधानी बगदाद हुआ, कुवैत का कुवैत सिटी हुआ। चलिए देखते हैं 26 को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन है? तो यह जो आशा जो है ना, आशा तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द कौन है? तो घोष जो है तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आप लोग इसे याद कीजिए और अपने आप को आंकिए कि हम कितना बना पा रहे हैं। यह नई बुक है क्राउन पब्लिकेशन का। चलिए देखते हैं आगे 28 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यह संपन्नता जो है शुद्ध वर्तनी है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो महत्व। कौन है? महत्व। यह डी है जो महत्व है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? वह कौन है जो सबसे भिन्न है? तो अनल है। कौन है? अनल। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों में से बिल्कुल भिन्न है? तो बिल्कुल भिन्न कौन है? 31 का सी है। 31 का सी अंतर्गत। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पे देखिए कि बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। इसका आंसर होगा क्या? सर्वे साची। क्या होगा? सर्वे साची। 33 नंबर देखिए। इस कथन में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। इसमें क्या है कि पढ़ने वाले जो सभी विद्यार्थी है एक ही उम्र के हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा समवयस्क।
सॉरी, हाँ समवयस्क हो जाएगा। 34 को देते हैं किस क्रम में सही पर्याय नहीं है, किस क्रम में सही पर्याय नहीं है। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, दूध नीर जल पावक, यह जो है सही पर्याय नहीं है। आगे देखते हैं 35 का, आप लोग इसे आंसर याद रखें। चलिए 35 का है किस क्रम में विलोम उचित नहीं है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। तो इसका सी हो जाएगा परितोष संतोष, परितोष संतोष जो यह सही उचित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का सिल्क उद्योग संबंधित है। तो सिल्क उद्योग संबंधित है, यह सेरीकल्चर से है। यह कच्चा रेशम के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है और इसे रेशम कीट पालन कहलाता है और इसे सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक लिफ्ट का एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। समान रूप से ऊपर जा रहा है तो उसमें जो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा, तो इसका होगा अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि समान गति से ऊपर चढ़ा, समान वेग से ऊपर चढ़ रहा है, समझे। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित तो है तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी भार जो है ना, वह व्यक्ति को अपना भार अपने वास्तविक भार से अधिक लगता है जब ऊपर की ओर जाता है। तो यदि लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रहा है तो वह अपरिवर्तित रहता है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर की पृथ्वी का सबसे अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है तो यह है आपका घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है पृथ्वी। चलिए आगे देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है, आपको यहाँ पे आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है, लोहा उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो यह नाभिकीय संलयन पर है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम जिसकी संहारिका क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, इसके निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित होता है। चलिए आगे देखते हैं कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया है। तो 41 का आपका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने किया है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुआ है। तो इसरो की स्थापना आपको 1969 ईस्वी में किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था और इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तैंतालीस नंबर है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, 43 नंबर ध्यान से देखिए। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है ना घटता है। क्या होता है, घटता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है तो क्या ग्रस्त होती है, तो इसका गला होता है। डिप्थीरिया से गला ग्रसित होता है। देखिए आगे देखते हैं 45 नंबर, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वाशकर और मरासमस जो है बीमारी, यह प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो यह कौन होता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस होता है। देखिए 47 नंबर की समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक जो है किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण का उपयोग नमक और पानी के पृथक्करण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी होता है? जो रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए होता है। ए की कमी से यह रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी का सबसे आम कारण रेटिनाइटिस होता है, जो पिगमेंटोस एक विकार है जिससे रेटिना में रॉड कोशिका धीरे धीरे उनके प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देता है। विटामिन ए की कमी से यह होता है। चलिए आगे देखते हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध का शुद्धता जो है ना, यह मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं 50 कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ऐसे भी एंट माने चिट्टी होता है, तो उसी तरह आप लोग उसे देखिए, समझिए कि एंट माने चिट्टी होता है, तो चीट एक तरह से कीट है, तो कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। शरीर में वसा का संग्रहण होता है तो चर्बी में होता है। कहाँ होता है? चर्बी में। ठीक है, आगे देखते हैं 52 नंबर कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग की सबसे अधिक जो है कि तरंगदैर्घ्य होता है। किसका? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। आगे देखते हैं कि सबसे आधात्वर्धनीय धातु है। सबसे आधात्वर्धनीय धातु है तो यह आपका सोना होता है। इसे कितनों भी पीटिएगा ना तो यह बढ़ते जाता है। यह टूटता कम है, पीटिएगा यह बढ़ते ही जाएगा। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी ओर आधात्वर्धिता एक धातु को चपटी चादरों में परिवर्तित कर देती है। तो सोना में यह सबसे ज़्यादा क्षमता ऐसा है कि यह चादर की तरह फैल जाएगा पीटने के बाद, लेकिन टूटेगा कम। 54 देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट में आता है। क्या? स्टार्च और शर्करा। इसका आंसर होता है स्टार्च और शर्करा आता है। आगे देखते हैं 55 नंबर कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1 जून 1972 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको इंग्लिश है, मैं इसका इंग्लिश का सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ आपको। 56 को होगा, वेयर हो जाएगा। 56 का वेयर हो जाएगा आंसर। आप लोग मिलाते जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कम टाइम में आपको करवाना है पूरा सेट, इसीलिए हम आंसर इसको बता दे रहे हैं। आप लोग मिलाते जाइएगा। आपको 57 का आपको हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 6 नंबर, ओह सॉरी 6 बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 58 नंबर, देखिए 58 का आंसर ये हो जाएगा। 59 का आंसर डी हो जाएगा। इसे आप लोग अपने हिसाब से मिलाते जाइएगा। देखिए 60 का यहाँ बी होगा। फाइटलिस्ट 61 का आपका हो जाएगा आंसर
इपिस्टल 62 का आंसर हो जाएगा आपको, बी यहाँ होगा। एम्पचुअस, और यहाँ 63 का आंसर आपका हो जाएगा लिटिगेंट, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 64 का आंसर ये होगा, 64 का आंसर, सॉरी इसको, हाँ देखिए 64 का आंसर होगा आपको पेटेंट। 65 का आंसर आप देख लीजिए, ये होगा। आगे देखते हैं। मैथ है, तो मैथ को हम क्या करें, आपको मैथ को आंसर ही डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए मैथ के लिए हम भी इसको सोल्व करके अलग एक मैथ के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम तत्काल इसमें आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा। तो देखिए 66 का सी हो जाएगा आंसर। 67 देखते हैं, 67 का आपका सी हो जाएगा 4। यहाँ पे 68 का देखते हैं, 68 का आपका ये हो जाएगा 47। दस क्वेश्चन मैथ का रहता है, आप लोग इसे सोल्व कीजिए। चलिए 69 का देख लेते हैं, 69 का सी हो जाएगा। 70 का डी हो जाएगा। 71 का आपको 4%, और 72 को आपको -1/21 41 आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, केवल हम आंसर ही इसका बता रहे हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 73 का 7.3 हो जाएगा। 74 का सी आंसर होगा 308 मीटर, और 75 का आपका 0 होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ 76 में कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाई जाती है। आगे देखते हैं 77 नंबर की भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीजन की मंजूरी दी है, तो यह दिया है आपको भारत बायोटेक के दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 18 से 20 के दौरान भारत में मातृत्व मृत्यु दर क्या है। 18 से 20 के दौरान में है भारत में मातृत्व मृत्यु दर की स्थिति क्या है, तो वह देखिए आपको यहाँ पे दिया है 97%, यानी 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर। आगे देखते हैं 79 नंबर कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नई चेतना अभियान, तो यह शुरू किया गया है आपको, यहाँ पे सी आंसर है, तो यह आगे है। नेक्स्ट में देख लेते हैं नई चेतना अभियान जो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है नई चेतना अभियान। चलिए आगे देखते हैं, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल है यहाँ पे लिखा हुआ सिल्वर मेडल
मिस्टेक हुआ है, सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे 80 का आपका डी हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू यह कहाँ की है? मणिपुर की, मणिपुर की रहने वाली है। आगे देखते हैं कि भारत में आर्म्स फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म्स फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। आगे देखते हैं कि ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में यह है आपको लूला डा सिल्वा। कौन? 82 का बी हो गया, लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 83 देखते हैं कि कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो यूरो को अपने करेंसी के रूप में किसने अपना लिया है? तो यह अपनाया है क्रोएशिया। किसने अपनाया है? क्रोएशिया ने। चलिए आगे देखते हैं कि मशहूर सिंगर लीला मैरी प्रीस्ली का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थी? तो यह किस देश की निवासी थी? यह यूएसए की है, यूएसए की। यह 54 वर्ष की थी और 54 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर कि पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ है आपको डिब्रूगढ़ में। यह समाप्त हुआ है 85 का सी डिब्रूगढ़ में हुआ है और यह वाराणसी से स्टार्ट हुआ था और यह 3200 किलोमीटर का सफ़र तय किया 51 दिन में, गंगा विलास क्रूज। आगे देखते हैं कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मुकेश अंबानी को। चलिए आगे चलते हैं कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको मनीष तिवारी। किसे? मनीष तिवारी को किया गया है। आगे देखते हैं 88 नंबर कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह घोषित किया है निखत जरीन को। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा किया है? तो मासिक भत्ता देने की घोषणा किया है आपको छत्तीसगढ़। बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? तो यह आपका आंसर 90 का ए हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है कि साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन है? साउथ पैसिफिक के फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो यह आंसर आपका होगा बी, सितिवेनी राबुका फिजी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सितिवेनी राबुका। चलिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो यह विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र यह विक्रमशिला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है और इसके बारे में विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किए थे। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं 93। हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है?
तो हाल ही में यह कहाँ हुआ है, यह 93 हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे का। चलिए आगे देखते हैं। 94 हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक है। पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक कितना है, तो 94 के डी है, यानी 144वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। कुंडलपुर का जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थल है, कहने का मतलब कि कुंडलपुर जन्म स्थल किसकी है, 95 की सी है, यानी कि महावीर जी को। जैसे कुंडग्राम होगा, कुंडलपुर लिखा हुआ है, तो कुंडग्राम महावीर जी का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध का कहाँ है, लुम्बिनी नेपाल में। चलिए आगे देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, यह राजगीर में सप्तपर्णी गुफा है। यह प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन 1483 ईस्वी में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईस्वी में, यह राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में ही हुआ था। और इसका उस समय शासक था अजातशत्रु। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महाकश्यप। आगे देखते हैं कि निम्न मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहता है कि जो मगध पर जो शासन किए हैं उस राजवंशों को क्रम में सजाइए। तो आप देखें 97 को पहले कौन किए थे, पहले हर्यक वंश किए थे। पहले हर्यक वंश, उसके बाद किया था नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और उसके बाद शुंग वंश। हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश और शुंग वंश। इसका 97 का हो जाएगा अभी 4 1 3 2। यहाँ देखिए 98 के कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है। तो पटना में किसका हुआ है, तो यह गुरु गोविंद सिंह को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह को हुआ था। यह सिख गुरु मतलब सिख के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। और इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को उसी को गुरु मान लिया गया था। उसके बाद कोई भी गुरु नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, निर्मित की गई है। तो यह निर्मित की गई है, तो 19 का ये है कि जापानियों द्वारा जो बुद्ध भगवान की 80 फीट की जो प्रतिमा बनाई गई है गया में, बोध गया में, यह जापानियों द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश में कितने नंबर पर है। बिहार जो है देश में कितने नंबर पर है, तो यह 100 का 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर है बिहार, फर्स्ट नंबर पर। बिहार उद्यमी विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना जो है, इसको शॉर्ट में PMFME को लागू करने में बिहार पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो आप लोग इस सेट को भी ख़त्म किया गया है, समाप्त हुआ। आप लोग इसे याद करें और सेट लगाएं। आप लोग अपने आप को आंकें कि कितना आप लोग बना पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कमियां हैं वह कमेंट में लिखें। आप लोग अच्छा है तो कमेंट में अच्छा लिखिए कि हमें मनोबल बढ़े। धन्यवाद।